हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका स्वागत है समाधान एक श्रृंखला में। जैसा कि आप तैयारियों के अंतिम दौर में जुटे हुए हो, तो आप ब्रीफली इनको थोड़ा सुपरफास्ट मोड में, क्योंकि आपकी ही ऑब्जेक्शन है, हो सकता है वो समझने में या कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही है, तो उसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं, थोड़ा सुपरफास्ट मोड में ही देखते हैं। लीजिए पहला प्रश्न। एक परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों पर किसी आंतरिक कोष मतलब इंटरनल शेल कि एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव का क्रम होता है। देखो स्टूडेंट्स, आवरण या स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, वो ये होता है कि ये नाभिक है और नाभिक के साथ ही एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, तो बाहरी कोष वाले इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का इस पे जो रिपल्सन इफेक्ट पड़ता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार मेनी टाइम रिपीट हुए और इनको तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को तो मुझे लग रहा है टाइम देना ही नहीं है अपने को, बहुत ईजी है। बस इतना ध्यान रखना कि ये अलग अलग ऊर्जा स्तरों के नहीं है, एक ही ऊर्जा स्तर के हैं। जैसे एनएस है वही एनपी है, वही एनडी है, वही एनएफ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ये 5s है ना, तो ये 5p है, ये 5d है और ये 5f है। अब आप एक ही ऊर्जा स्तर के उपकोषों को यदि एनर्जी के सबसेल्स में या एनर्जी के कोष के अंदर आप इसको अरेंज करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि जैसे सपोज दैट 5s यहाँ है, तो ये 5p यहां मिलेगा, 5d यहां मिलेगा और 5f, एक ही ऊर्जा स्तर की बात कर रहा हूं मैं, एक ही ऊर्जा स्तर की। और ये दिया हुआ नहीं आता है इसके अंदर, ये मानना पड़ता है। ठीक है, तो अब बताओ नाभिक के ज्यादा नजदीक कौन है? ये तो ये ज्यादा स्क्रीन या ज्यादा रिपल्सन करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो सीधा सा सिंपल सा इसका है एस पी डी और एफ। एस सबसेल का एक ही ऊर्जा स्तर के एस सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय सेट में केवल सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। जा देख लेते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, 2+ है तो 28 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, 2+ 18 इलेक्ट्रॉन, यही खत्म हो गया ये ऑप्शन। तो समान इलेक्ट्रॉन देखने हैं। दूसरा देखते हैं। देखो पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है, प्लस बन गया, तो के प्लस में कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है, 2+ है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 है, 3+ है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन 17 है, माइनस का एक दिखा रहा है, 17 और एक 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें पाया जा रहा है। ओके, इसको देख लेते हैं। फॉस्फोरस परमाणु क्रमांक 15, 3- 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 16, 2- 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17, माइनस का एक, 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 19, प्लस का एक, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। फोर्थ वन को देख लेते हैं। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22 होता है। देखो एटॉमिक नंबर आने चाहिए, और आप जिस स्टैंडर्ड वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हो सके जहां तक आपको 118 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक अच्छे से आने चाहिए। परमाणु क्रमांक 22, 4 गे 18 इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, 3 गे 21 इलेक्ट्रॉन, गड़बड़ हो गया। मतलब बी और सी ऑप्शन जहां है वो समय इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है। राइट आंसर इज 1। एनएपीबी के एमजी के परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में पर्सन आया है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पीबी ना होकर के आरपी है, रूबिडियम है ये। तो पहली बात तो इसको रूबिडियम मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि पीबी का इसके साथ कोई रिलेशन बैठेगा नहीं। एस ब्लॉक को अगले वाला पूछ रहा है, तो 1s और 2s का रिलेशन पूछ सकता है, इसको बीच में डी को नहीं लेगा। पहली बात। दूसरी बात, इनके एटॉमिक साइज का एक ट्रिक से ही याद करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मान है, और जब प्रैक्टिकल वाले डाटा वाले मान होते हैं ना, वो थोड़ा सीधा तरीके से याद करो, ज्यादा अच्छा होता है। होता क्या है कि इसमें आप एक एम एन का एक ट्रिक याद कर लीजिएगा ऐसे। ये पहले एम बनाओ, उसके बाद अंग्रेजी का क्या बनाओ? एन बनाओ, और ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। ओके, अपन इसमें दोनों पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और उसके बाद इधर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया अपन पढ़े तो देखो, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाए ना, तो साइज में क्या होती है? डिक्रीज होती है, कमी होती है। अब एटॉमिक साइज में कमी होगी, तो अगले वाला ये तो पूछा परमाणु त्रिज्या, हालांकि मैं आयनिक त्रिज्या और पढ़ाऊंगा इसके साथ। तो इधर से इधर जाओगे तो इसकी साइज कम, मतलब लिथियम से बेरिलियम की कम होगी। अगले वाला बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा, तो मैं इधर से इधर चलूंगा, तो वो मेरे वाला ट्रिक है ना, ये सबसे बेस्ट है। दोनों वर्ग अपने को आते हैं, एम एन बना दो आप लोग। ये लो जी, ये तो बन गया एम, और ये अंग्रेजी का उल्टा एन बन गया। अब देखो, बस यही क्रम बनेगा। आप कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बने आपसे पूछ सकते, बता दो। सबसे छोटा बेरिलियम है, उसके बड़ा लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम।
अब देखिए जरा, इसमें सबसे बड़ी साइज रूबिडियम की होगी, तो रूबिडियम 3 में है। ओके, रूबिडियम के बाद पोटेशियम आ रहा है कि कहीं, या 2 में पोटेशियम आ रहा है, ठीक है। पोटेशियम से छोटा बेरियम है क्या? बेरियम नहीं है। उसके बाद कैल्शियम है क्या? कैल्शियम नहीं है। उसके बाद सोडियम है। तो देखो, रूबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आ गया एक चीज। एक इसके साथ एक स्टैंडर्ड का प्रश्न और तैयार करो। सेम टू सेम ये का यही है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन दूंगा। इन पे +1 बनता है। जब आयन की बात करेगा तो क्षार धातु हमेशा +1 बनाती है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु 2+ बनाती है। तो लीजिए ये 2+ बना दिया। यदि 2+ और प्लस, यानी कि मतलब आयनिक त्रिज्या पूछ ले इनकी, वो तो परमाणु रेडियस थी या परमाणिक त्रिज्या थी। यदि आपसे आयनिक त्रिज्या पूछ लेना, तो आप इतना सा कर देना, इसको तो एक्सचेंज करके यहां भेज दो, मतलब यहाँ लिथियम मान लो, इसको भेज दो मैग्नीशियम को, सोडियम को भेज दो कैल्शियम की जगह, और कैल्शियम को भेज दो सोडियम की जगह। बस वो कवई ट्रिक हो जाएगी, वो कवई क्रम हो जाएगा। ये एपी में पर्सन है, आपकी एग्जाम में इस बार पर्सन नहीं आ सकता, अच्छा पर्सन तैयार कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है जी, नेक्स्ट। दी गई प्रजातियों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे। I- है, बिल्कुल। आयोडाइड, सीजियम+, Sb3- और टेलुरियम 2-। SbTeICS, SbTeI, और कौन सी आ रही है एक CS, ठीक है। इन तीनों में से परमाणु क्रमांक के अपने से पूछ रहा है ये, एक सेकेंड, अपने से पूछ रहा है ये कि आप परमाणु क्रमांक क्रम से 51 है, ठीक है, 52 है, 53 है, 55 है, हो तो त्रिज्या का सही क्रम बताओ। अब देखो, ये प्रश्न शुरुआत में अपने पढ़ते तो अपने को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा। देखो जी, बहुत इजी और अच्छा सा क्वेश्चन है। विद इन 1 मिनट में होने वाला प्रश्न है। कैसे? देखो, आपको आयोडाइड का परमाणु क्रमांक 51 दे रखा है, I- है, परमाणु क्रमांक 51 दे रखा है। देखो सॉरी, Sb का आपको परमाणु क्रमांक 51 दे रखा है, इनका इनके रिगार्डिंग क्रमशः दे रखा है ना, Sb का 51। तो देखो, मैं एक बार Sb को यहाँ 51 परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं। उसके बाद टेलुरियम का दे रखा है अगले वाला 52। ओके, उसके बाद आयोडीन का दे रखा है अपने को 53। एक प्रकार से रीजनिंग का प्रश्न पूछा आपने से, और ज्यादा पूछा भी नहीं। और सीजियम का परमाणु क्रमांक दे रखा है अपने को 55। यही तो दे रखा है स्टूडेंट्स। अब देखो हो क्या रहा है, अगले वाला पूछ क्या रहा है आपने से, इनका परमाणु क्रमांक दे दिया। पूछा क्या आपने से कि I- का बताइए। देखो, I का 53 है, उदासीन परमाणु तो इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन होंगे। I- हो गया तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 54। ओके जी। उसके बाद CS+ का पूछ रहा आपसे। CS का परमाणु क्रमांक 55 है, CS+ बनाओगे तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 54। उसके बाद आपसे पूछ रहा है TE, TE 2- है, 52 उदासीन है तो 52 इलेक्ट्रॉन है, 2- बनाओगे तो 52 के कितने हो गए? 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और उसके बाद देखो SB ये रहा। SB का परमाणु क्रमांक आपको दे रखा है 51, SB के ऊपर 3- है, 3- बनाओ तो 51 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 54। इट मींस आपसे क्वेश्चन है ना, इसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पूछा है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पूछा है। समझ गए यहां तक? अब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एक सीधा सा नियम है जो आपको आता है कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, किसी भी स्पीसीज पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी साइज उतनी ज्यादा होती। क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सिर्फ चार्ज देखा जाता है, आप उसका एटॉमिक नंबर क्या वगैरह कुछ मत देखना, ठीक है। पर सम इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी साइज उतनी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? अब देख लीजिए जरा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे ये, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज ए राइट आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेटिक समूह तथा एक शर्करा अंश के बीच का बंधन होता है। आई थिंक आंसर की में ये फॉस्फोएस्टर बंध लगा हुआ था, इसलिए बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था। इसको ठीक कर ले में, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बंध है। जब बंध की बात चली है तो इसमें महत्वपूर्ण, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। बंध की बात चली है तो इसमें महत्वपूर्ण 2-3 बंध और पढ़िएगा। कौन कौन से पढ़ोगे? कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, उसके अंदर मोनोसेकेराइड इकाइयों के बिटवीन जो आबंध बनता है ऑक्सीजन लिंकेज से, उसका नाम दे देता है ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक। ओके, इसको याद रखना। कार्बोहाइड्रेट के बिटवीन कौन सा आबंध बनता है? ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ओके, उसके बाद अपने से पूछिए प्रोटीन को। तो प्रोटीन में ध्यान रखना, प्रोटीन में एक पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है ऐसा। ओके, तो प्रोटीन में किस प्रकार का बंध होता है? अमीनो एसिड्स के बिटवीन, तो याद रख लेना कौन सा? पेप्टाइड लिंकेज। ओके, और
फॉस्फेट समूह और न्यूक्लिक अम्ल के बिटवीन, सो न्यूक्लिक अम्ल में फॉस्फेट समूह और शर्करा के बिटवीन जो बंध बने ना, उसका नाम क्या दिया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर। तीनों को एक साथ याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट, सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है। इसका जो कारण दे रहा है वो कह रहा है कि सुक्रोज है वो अल्फा ग्लूकोज के C1 और बीटा फ्रक्टोज के C2 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बना द्वारा निर्मित डाइसैकेराइड है। देखो पहली बात तो अपचायक और अनपचायक का मतलब क्या है? अपचायक और अनपचायक का मतलब यह है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर कार्बोनिल समूह अनिवार्य, तीन चीजें अनिवार्य होती हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। एक तो उसके अंदर कार्बोनिल समूह मीन्स एल्डिहाइड क्या कीटोनिक समूह। उसके बाद दूसरी इसके पास मिनिमम कंडीशन ये होती है इसको पॉलीहाइड्रोक्सी समूह होना चाहिए। इट मीन्स कम से कम उसके पास दो या दो से ज्यादा OH समूह होने चाहिए। और थर्ड इसकी मिनिमम कंडीशन ये होती है उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब प्रकाश सक्रिय केंद्र होना चाहिए। तीन चीजें हैं। तो अपचायक के लिए जरूरी है कि उसके पास जो एल्डिहाइडिक समूह है या कीटोनिक समूह का जो कार्बन है ना, वो जब चक्रीय संरचना बनती है ना, हेमिसिटेल या हेमिकीटेल, या आप उसका हवर सूत्र नाम देते हो बाद में, चक्रीय संरचना के दौरान वो कार्बन रिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बंध बन रहा है तो वो कार्बोनिल कार्बन यदि दोनों जुड़ गए ना तो अपचायक नहीं रहेगी, अनपचायक हो जाएगी। तो सुक्रोज में होता क्या है? सुक्रोज में जैसे 6 कार्बन का ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो इसके अंदर इस प्रकार से अल्फा बीटा बना हुआ है, ठीक है। और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन का फ्रक्टोज है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला। तो इसमें भी इस प्रकार से अल्फा बीटा फ्रक्टोज बनता है, यहां तक ठीक है। अब अल्फा बीटा फ्रक्टोज में होता क्या है कि फ्रक्टोज का जो ये कार्बन है 2 नंबर का, ये कार्बोनिल कार्बन है फ्रक्टोज का, और ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन होता है 1 नंबर का। तो जब ये आपस में जुड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाती है ना, तो इनके मध्य ये ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है। तो देखो ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन और फ्रक्टोज का कार्बोनिल कार्बन आपस में बंध बना लिया। अब मुक्ति नहीं है तो शर्करा कौन सी कहलाएगी? अनपचायक। क्योंकि अपचायक शर्करा उसको कहते हैं कि जो कार्बोनिल समूह बिगड़ा देता है ना, HCN के साथ क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ क्रिया, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाने की क्रिया, वो सारी रिएक्शन कार्बोनिल कार्बन देता है। और यहाँ कार्बोनिल कार्बन मुक्ति नहीं है, मुक्त नहीं है तो क्या चीज है ये? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कई बार प्रश्न आता है इसका। दूसरा, सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज, देखो ये अल्फा ग्लूकोज का ये C1 है, और फ्रक्टोज का कौन सा? C2 है, ग्लाइकोसिडिक आबंध। बात सही है, तो खतन और कारण दोनों से ये सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। माइनर टेस्ट 2 से शुरू हो रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में बातें आएंगी। और यदि अपन थोड़ा सा इसको फोबिया पा ले कि भाई नहीं पार नहीं पड़ रही, तो थोड़ा सा अलग बात है, वरना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कैसे क्या? इनके संकुल बनाने आने चाहिए, उसके बाद प्रश्न सोल्व होते हैं। अब संकुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संकुल बनाने के लिए वैसे हालांकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हमने खूब पढ़ा है इन मामलों में कि जब भी कोई संकुल बनाओ तो संकुल में कोऑर्डिनेशन स्पेयर लगाओ, उसके बाद मेटल लिखो, जैसे इसमें पीटी है तो मैं पीटी मेटल लिख रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे समूह जुड़े, उनमें से उदासीन लिगेंड को लेना है सबसे पहले, या उदासीन अणु को लिगेंड के रूप में सबसे पहले मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि संकुल के अंदर कोई आ गया वो अपने पास सेकेंडरी संयोजकता दर्शाएगा, और संकुल के बाहर जो है वो प्राइमरी। और उदासीन की खास बात क्या होती है कि प्राइमरी नहीं दर्शा सकता, मतलब आयनिक बन ही नहीं सकता है, इसलिए इसकी मजबूरी होगी इसको अंदर की तरफ बैठाना पड़ेगा। लीजिए पीटी के साथ 6 Cl है, 6 के 6 Cl अंदर की तरफ रख लिए, तो इसके ऊपर 2- बन जाएगा। 2- को उदासीन कौन करेंगे? 2K+ कर देंगे। मेरी बात समझ गए? ठीक है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को यहां से दोबारा पढ़े तो इन संकुलों की जलीय विलयन में चालकता, देखो चालकता कौन दर्शाते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन दर्शाता है या आयन दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो मामला ही नहीं है, यहाँ तो आयन बन रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ आयन्स कितने बन रहे हैं वो देखिए, वो कंसीडर कीजिए। तो देखो एक आयन तो ये बन रहा जिस आयन के ऊपर 2- चार्ज है, ठीक है। एक आयन ये बन गया और एक आयन ये बन गया, तो चालकता में इस अणु में कुल कितने आयन भाग लेंगे? 3 आयन चालकता शो करेंगे, ठीक है। तो ये रहा 3 आयन। आपने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरॉस का नियम पढ़ा होगा कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब जलीय विलयन में डिजोल्व किया जाता है तो प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से चालकता में सहयोग करता है। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, ऐसा कुछ पढ़ रखा आपने। तो इसमें स्वतंत्र रूप से 3 आयन बनेंगे। जरा इसको देखिए, PtCl4NH3 का ट्वाइस। तो इसमें होता क्या है कि Pt के साथ NH3 के कितने हैं? सबसे पहले तो 2 लिगेंड काम आ जाएंगे, ओके आगे। उसके बाद में Cl के 4, क्योंकि Pt हमेशा
4 और 6 लिगेंड जोड़ता है, जब 6 मिल रहे तो 6 अष्टफलक बनाएगा, 4 है तो वो उसका वर्ग समतल बनाएगा। अब सारे के सारे इसके साथ जुड़ गए, तो जब ये जुड़ गए तो ये यहाँ पर प्लस का 4 है, ये प्लस का माइनस का 4 है, तो उदासीन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब चार्ज ही नहीं है तो चालकता में योगदान होगा क्या? ना। तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा क्या? नहीं करेगा, मतलब चालकता में इसका शून्य योगदान है। यहां तक बात समझ में आ गई? जरा इसको देखो, पीटी के साथ 4 Cl और NH3 कितने? 3। तो अपन वही तरीका, पहले तो NH3 3 के 3 ले लेंगे, उसके बाद Cl 3 लेंगे। आपको अक्सर 4 में से 3 ही क्यों लिए? क्योंकि देखो धातु के साथ लिगेंड या तो 6 जोड़ो या फिर कितने जोड़ो? 4 जोड़ो, EN को पालना करने के लिए। तो इसके साथ 6 जुड़ते, तो 3 और 3 जोड़ दिए, एक Cl बाहर रह गया। अब जब ये टूटेगा ना टूटेगा तो इस पे तो प्लस बनेगा, इस पे माइनस बनेगा। बोलो नंबर ऑफ आयंस कितने? 2। ये नंबर ऑफ आयंस 2, इसके नंबर ऑफ आयन 3, इसके पास 0। जरा मैं बात करूं इसकी, तो इसमें देखो पीटी के साथ NH3 कितने हैं? 5 हैं, तो 5 तो NH3 लगा दो। अब समझ गए होंगे Cl कितना लगाओगे? एक ही लगाओगे, एक Cl लगाओगे, और उसके बाद पीटी की ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 4 होती है, जब 6 लिगेंड जुड़ते 4 होती है। क्यों होती है? EN का पालना करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने ही पड़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें आगे, जब ये चीजें हो गई, एक Cl आ गया तो Cl बच गए कितने? 3 Cl बाहर बच गए, 3 Cl बच गए, तो ये तो 3 प्लस आ गया, माइनस 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 ताकि उदासीन हो जाए। देखो एक आयन, 2 आयन, 3 आयन और ये 4 आयन, इसके बन गए 4 आयन। अब ज्यादा आयन किसके बने? देखो 3 तो इसके बने, 2 इसके बने, 4 इसके बने, 0। तो जिसके जितने ज्यादा आयन उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा। अब पर्सन आपके दिमाग में ये बना कि सर ये मान हमको याद करना है क्या? ना, ये यहाँ पर रीजनिंग है, प्योर रीजनिंग है। आपको ये मान, पहली बात तो ये सही नहीं है मान। दूसरी बात, ये आपसे रीजनिंग पूछ रहा है कि इनमें से चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसके आयन ज्यादा होंगे। आयन किसके ज्यादा है? इसके ज्यादा है। तो 4 नंबर वाले का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, 256, 097, 404 सबसे ज्यादा है कि नहीं है? 404 और कहीं है क्या? इसमें है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो 2 नंबर वाले पे कोई आयन नहीं बना था, 2 नंबर वाले का 0 देखो, 2 नंबर पे 0 इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर तो यही पता चल गया। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, KMnO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन, चेंज इन एक्स, ठीक है। और यहां आपसे पूछ रहा है कि Mn युक्त जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी बन रहा है, दी गई अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के चक्रण मतलब स्पिन μs की बात कर रहा है, चुंबकीय आघूर्ण के मान में अंतर है। तो देखो पहली बात तो चुंबकीय आघूर्ण का मान है √n+2 के फॉर्मूले से निकाला जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन। यहां तक सही बात है। दूसरी बात, एन यहाँ पर क्या चीज है? तो आप एन के बारे में आप जानते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां तक जानते हो। एक देखो, आई थिंक आपने ये ट्रेस कर लिया होगा कि भाई जब पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट के पास इतना अनुभव हो जाता है कि वो हर चीजों को ट्रेस कर ले, बार बार उसको सोल्व नहीं करना पड़े। कि जैसे एन का मान आपके पास 0 भी हो सकता है, एन का मान 1 भी हो सकता है, एन का मान 2 भी हो सकता है, एन का मान 3 भी हो सकता है, एन का मान 4 भी हो सकता है, एन का मान 5, मोस्टली इतना ही माना जाता है। जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आता तो इसका बोर मैग्नेट्रॉन में 0, 1 आता तो 1.7, 2 आता तो 2.8, 3 आता तो 3.9, 4 आता 4.9, 5 आता तो 5.9। ये इसका हल है। तो बार बार इसको सोल्व नहीं करना पड़े, सीधा डायरेक्ट याद रखा करो। 0 इलेक्ट्रॉन 0, 1 है तो 1.7, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। बात खत्म। अब देखो इसके अंदर पर्सन क्या पूछ रहा है। KMnO4 को मैं MnO4 माइनस लिख सकता हूं। भाई के को उठा दिया तो MnO4 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने? माइनस लगा दिया। यदि मुझसे को पूछा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो मैं यहां पर ये कहूंगा Mn के ऊपर कितना है? 7+ है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि Mn है ना, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग रिएक्शन करता है। अम्लीय माध्यम में Mn +7 से +2 में बदलता है, पता है आपको। क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में Mn4+ में बदलता है, ये भी पता है आपको। आपको ये पूछ रहा है +7 से +2 में जा रहा है, क्योंकि एसिडिक मीडिया दिया है। +7 से +2 में जा रहा है, तो आप ये पाओगे कि जब Mn यहां पर प्लस के साथ में है ना, 7+ में Mn का परमाणु क्रमांक होता है 25। जब ये 7+ नहीं था तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3d5 4s2। ओके, जैसे ही Mn 7+ बना जैसा कि इसमें है, तो इसके पास D में 0 इलेक्ट्रॉन, S में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हुई एक नहीं है। तो एक तो प्रश्न आपका ये बन जाता है, कई बार आता है एग्जाम में, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी ये रंगीन क्यों है? तो आप इसका डीडी ट्रांजिशन उत्तर मत दे देना, इसकी दर्शक क्षेत्र में डीडी संक्रमण है। इसका उत्तर ये है CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ओके,
और उसका रंग भी हमेशा क्या होता है, गहरा होता है। तो एक तो इसके पास, अगले वाला पूछ रहा है क्रियाकार उत्पाद में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का अंतर। अब जब इसके पास n का मान 0 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना है इसका, तो 0.0। यहां पर Mn2+ की बात कर रहा है, तो Mn का तो मान इतना होता है, तो Mn2+ लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो, तो डी के पास कितना आ जाएंगे, 5। 5 आ गए तो डी के संग में 5 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ भरोगे तो कितने आ जाएंगे, n का मान कितना आया, 5 n पे इलेक्ट्रॉन आ गए। जब n का मान 5 आता है तो मान कितना आता है, 5.9। जब n का मान यहाँ पर 0 है, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास उत्तर आएगा 5.9 bm। ठीक है बोर मैग्नेट्रॉन। अगले वाला आपने कह रहा निकटतम पूर्णांक। अब बताओ 5.9 का निकटतम पूर्णांक 6 होता है या 5 होता है, तो आप कहोगे सर 5 होता है, सॉरी 6 होता है। तो 6 होता है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। हाँ जी, निम्न में से कौन से कथन का सही तथा गलत है, स्टेटमेंट चेक करने कि कौन सा कथन है और कौन सा गलत है। पहला दे रखा है CrNH3, सॉरी CrNH36 और CrCN6, इनका परस्पर पूछ रहा है। और CrNH34CN2 और CrNH3 दोनों उपसय संयोजन समावी है। देखो कोऑर्डिनेशन समावी में होता ही है कि दोनों के दोनों, चाहे वो लिगेंड धनायन और ऋणायन दोनों हो, सॉरी कॉम्प्लेक्स दोनों हो, तो कॉम्प्लेक्स धनायन होगा और कॉम्प्लेक्स ऋणायन होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती है कि इसके अंदर किसका एक्सचेंज होता है, लिगेंडो का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा अपने को दिख रहा है इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो उपसय से समता हो सकती है। बट दूसरी कंडीशन क्या है, लिगेंडो का अंतर परिवर्तन होता है, धातुओं का अंतर परिवर्तन नहीं होता, इंटरचेंज मेटल से नहीं होते। अब देखो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इधर भी क्रोमियम है इधर भी क्रोमियम है, तो दोनों तरफ सेम धातु होगी तो लिगेंड परिवर्तन को कैसे कंसीडर करोगे। इसलिए यदि डिफरेंट मेटल होता तो शायद ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दर्शाता, इसलिए फॉल्स है। CrPy ट्वाइस पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन ट्वाइस H2 ट्वाइस Cl2, Cl बाहर की तरफ और Cr, यह तो Cr है और यहां पर Cr, Py2H2O Cl3 H2 बाहर की तरफ, आयनन समावयवी हैं। जरा ध्यान से देखिए, आयनन समावयवी उसको कहते हैं जब भिन्न भिन्न आयन दे, तो जलीय विलयन में तो Cl माइनस आयन देगा और जलीय विलयन में आयन दे ही नहीं रहा है, इसलिए आयनन समावयवी नहीं है, ये भी गलत है। आयनन समावयवी ये होता है कि Cl अंदर की तरफ जाता और अंदर कोई Br होता वो बाहर की तरफ आता, ऐसे तब होता है आयनन समावयवी। ओके, PTNH34 Br2 Cl2 बाहर की तरफ है, PTNH34 Cl2 Br2 बंधन समावयवी है। यदि ये आयनन समावयवी पूछता तो अपन इसका जवाब देते यस। बंधन समावयवी नहीं हो सकता, बंधन समावयवी केवल एम्बेडेड लिगेंड ही दर्शाते हैं। कौन कौन से, Cn- है उसका NC हो जाएगा, NO2- है वो ONO हो जाएगा, SCN- NCS हो जाएगा, एम्बेडेड लिगेंड ही शो करते हैं। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। NaCN4 2- में Na का संकरण DsP2 है, बिल्कुल इसका संकरण DsP2 ये राइट है, ट्रू है। F कोई ऑप्शन नहीं है, इसका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गया, वरना ये F होता और ये राइट आंसर चौथा जाता। ओके, उसके बाद में निम्न में से होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ टाइप का प्रश्न है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं जब संकुल के अंदर धातु के साथ सारे लिगेंड एक जैसे हो, ठीक है, उसको होमोलेप्टिक कहते हैं। बट देखो प्रश्न का स्टैंडर्ड इसलिए बन गया कि इसकी यदि फॉर्मूला दिया हुआ होता तो अपन कह देते कि होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है। अब फॉर्मूला दिया नहीं, नाम दिया तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बड़ा बेनिफिट केमिस्ट्री में ये होता है कि यदि आपको 4 ऑप्शन में 3 आ रहे हैं तो चौथा अपने आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए विल्किंसन उत्प्रेरक लगभग लगभग स्टूडेंट्स को आता है, प्रेशियन ब्लू मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो भूरी ब्राउन रिंग टेस्ट अपने को आता है, सिस्प्लेटिन अपने को आता है। देखो सिस्प्लेटिन एक कैंसर रोधी दवा है, उसमें सिस है, पीटी है, NH3 दो लगते हैं और Cl2 लगते हैं, ऐसे तो दो डिफरेंट हो गए, इसलिए होमो नहीं है, ये तो हेटेरो टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ब्राउन रिंग टेस्ट है वो नाइट्रेट आयनों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। उसके अंदर होता क्या है कि Ap के साथ आपको H2 के 5 मॉलिक्यूल और NO इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें इसका +1 इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये और ही शानदार क्वेश्चन है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है। तो लीजिए इसमें भी दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड आ गए, इसलिए होमोलेप्टिक नहीं है। उसके बाद विल्किंसन उत्प्रेरक, बहुत अच्छा प्रश्न है। रोडियम के साथ ट्राइफेनिल फॉस्फीन होता है, PPS3 थ्राइस, एक Cl लगा हुआ होता है। तो देखो इसमें भी दो डिफरेंट प्रकार के लिगेंड आ गए,
तो ये भी क्या नहीं हुआ, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। विल्किंसन उत्प्रेरक का एक समांगी हाइड्रोजनीकरण के रूप में उपयोग लिया जाता है। और एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया हुआ है कि रोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरणांक कितना है, तो याद रख लेना रोडियम का ऑक्सीकरणांक यहाँ पर प्लस का 1 है। ओके, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा आंसर जा सकता है, ये जा सकता है प्रेशियन ब्लू। प्रेशियन ब्लू ये होता है Fe4 FeCN6, FeCN6 थ्राइस, ये इसको कहते हैं प्रेशियन ब्लू। और यहाँ पर Fe है, वो देखो ये 3 गया 2 गया 2 गया, तो यहाँ पर चला गया तो प्लस का 2 है। यदि प्लस का 3 होता, प्लस का 2 है और ये प्लस का 3 है इधर है, और यदि ऑक्सीजन चेंज होता है तो उसको टर्मिनस ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, तो Fe4 FeCN6 का फॉर्मूला ये है। इसमें सारे लिगेंड एक जैसे हैं, अतः ये कौन सा होगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट भी देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा संकुल संकुल आयनन, सेकंड वन दे रखा आपके पास बंधनी, तीसरा दे रखा है ज्यामितीय, और प्रकाशिक समता प्रदर्शित करता है। देखो होता क्या है, प्रकाशिक समता का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्शन में क्यों आया ये भी मेरे समझ में आया है। प्रकाशिक समता में इतना ध्यान रख लेना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है यदि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दर्शाता है उसमें पीओएस नहीं बननी चाहिए। जैसे ऐसे यहाँ डिफरेंट आ गया, यहाँ डिफरेंट आ गया मेटल के साथ, ये पीओएस बन गई ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसका मिरर इमेज सुपर इंपोज हो जाएगा। तो जब इस प्रकार के संकुल बनते तो एक दिमाग में बात ये रखना कि ट्रांस वाले कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, हमेशा कौन से होते हैं, सिस वाले होते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक ये रही हुई है कि इसमें आपको सिस और ट्रांस और दे देता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा अच्छा क्या सही होता, तो ये थोड़ी सी दी हुई नहीं है, तो इसमें ध्यान रखो। जैसे सीओ के साथ 2 लिगेंड NO2 NO2 EN EN, ये ऐसा ही हो गया, ये EN है और यहाँ पर NO2 NO2 यहाँ जड़ गए तो ऑप्टिकल कैसे होगी, नहीं। तो इसको यदि वो सिस लिखता है तब ज्यादा सही है। सिस होते हैं देखो आयनन, आयनन में Br अंदर जा सकता है, NO2 बाहर जा सकता है, आयनन हो गया। बंधनी एम्बाइडेंट NO2 उभयदंतुक लिगेंड है, बता सकता है। ज्यामितीय में देखो ये सिस और ये ट्रांस बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। और सिस में फॉर्म की बात और की जाए, सिस फॉर्म की बात और की जाए, तब वो कौन सा हो सकता है बताओ, प्रकाशिक समता दर्शाएगा। यहां तक ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी का देखो ये सेट नहीं होगा, एम्बाइडेंट हो गया और ये हो सकता है, उसके बाद इसमें सिस और ट्रांस भी हो जाएगा। इसको एक्चुअली इसको ऐसे दर्शाना चाहिए था, यहाँ पर किधर गया, सिस और ट्रांस का मामला है, ये ट्रांस दर्शाना चाहिए था, यहाँ पर ट्रांस दर्शाना चाहिए था, और ये सिस वो फलक आइसोमर वाला है, तो सिस और ट्रांस होता तो राइट आंसर हो जाता, इनमें कहीं सिस लग जाता तो वो राइट आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संकुल आयनों में से किस में इलेक्ट्रॉन T2G और EG दोनों कक्षों में सममित भरा हुआ है। पहली बात तो देखो संकुल देखे तो लिगेंड कितने, 6 6 6 6, इट मींस संकुल कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल संकुल है, अष्टप्लकीय संकुल है। अष्टप्लकीय संकुलों में जब 5 डी कक्षक जब डी जनरेट होते हैं और इनकी डी जनरेशन जब स्प्लिट होती है तो ये T2G और EG कक्षकों में डिवाइड होते हैं। अब T2G और EG कक्षकों में सममित वितरण का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि या तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो किसी में भी नहीं है, या फिर आए तो जैसे इसमें एक आ गया तो सब में एक एक आ जाए, ऐसा यह सममित है। या सब में दो दो आ जाए, या सब में कितने कितने आ जाए, दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो दो ही कंडीशन में इसमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कब, जब इसमें या तो D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, D10 हो, D5 भी कब, जब वीक फील्ड लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो सारे इधर आ जाएंगे, समझ रहे मेरी बात को। वीक फील्ड लिगेंड का D5 होगा तो सममित होगा, और D10 वाला, ठीक है, दोनों का पूछा है, वरना एक का पूछता तो हो सकता है D3 वाला भी सममित हो जाए, जैसे 3 है और ये 2 है तो ये खाली रह जाए और ये ऐसे रह जाए, ये भी सममित है। बट इन्हें दोनों का पूछा है, दोनों का पूछा तो D5 D10 कंडीशन ही होगी। D5 में लिगेंड कौन सा होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ये कंडीशन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होते ही पांचों के पांचों यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सममित वितरण नहीं होगा। जरा चेक कर लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, दो की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि अपने को पता है ये चीज तो यहां से होता है। दूसरी बात, अब कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 3 माइनस है तो कोबाल्ट या 3+ में, 3+ में कोबाल्ट को बदलोगे तो इसमें देखो डी में 7 आ जाएंगे, एस में 2, 3+ बदलोगे तो डी में कितने आ जाएंगे, 6। मैं बात क्या कर रहा हूं, D5 भी होना चाहिए, D6 तो कोबाल्ट भी गया, समझ रहे मेरी बात को। अब देखो Mn की बात करूं मैं, Mn 2+ में है, Mn का परमाणु क्रमांक होता है 25,
डी में 5, एस में 2, 2 प्लस में कन्वर्ट करो, 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, डी में 5, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज ए राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समता दर्शाता है? वो सेम डिटो सिस और ट्रांस वाली कहानी है, बाकी ये 4 और 2 लिगेंड आप समझ लेना। नेक्स्ट, लेंथ La3+ से Lu3+ तक आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। बिल्कुल, लेंथ नेट संकुचन होता है। लेंथ नेट संकुचन, Ln3+ आयनों में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इनकी साइज में क्रमिक रूप से कमी होती है, उसको लेंथ नेट संकुचन कहते हैं। और एक ही उपकोष के, सबसे भारी उपकोष के, एक ही उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल शील्डिंग इफेक्ट है, उसका रीजन होता है। ये काफी बार काफी चर्चित एनसीईआरटी की लाइन है ये, है ना। 4f कक्षक इलेक्ट्रॉनों में दुर्बल आवरण प्रभाव आ गया, इन आयनों के लिए प्रभावी ना भी क्या नियमित रूप से आवरण प्रभाव पर प्रभावी होता है। बिल्कुल बात सही है, खतन और कारण दोनों से कारण से एक व्याख्या करता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट, केमनोफोर का विलयन रंगहीन होना असंतृप्तता का परीक्षण थोड़ी देर पहले चर्चा करके गया हूं। केमनोफोर में एमएन है वो 7+ में है, 7+ में, और 7+ में डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आधार पे आप इसको रंगहीन नहीं कह सकते, क्योंकि ये रंगीन है किसकी वजह से? सीटीएस के कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। बात तो यही गलत होगी, रंगीन नहीं, गहरा रंग होता है, पहली बात। दूसरा, ब्यूट टू इन मतलब 4 कार्बन है, उसके अंदर बीच में डबल बॉन्ड है। ठंडा जलीय केमनोफोर के साथ यदि रिएक्शन कराते हो तो के साथ अभिक्रिया करने में एथेनोइक अम्ल बनता है। ध्यान रहे, एथेनोइक अम्ल नहीं बनता, 2 ओल बनता है, 1 2 3 ओल बनता है, ऐसे इसका ऑक्सीडेशन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसमें कौन सा आ जाए? खतन और कारण दोनों गलत है, ये राइट आंसर आ जाएगा चौथा। ओके, निम्न खतनों पे विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे, निम्न खतनों पे विचार कीजिए। कौन कौन से खतन दे रखे हैं, इनके ऊपर विचार करते हैं अपन। तो पहला खतरा है संक्रमण धातुएं, कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, Hg को छोड़कर, क्योंकि जिंक, कैडमियम, Hg में तो कोष बढ़ावा होता है। बिल्कुल, तो इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक सेकेंड, हाँ, संक्रमण धातु जेडन, कैडमियम, Hg को छोड़कर अत्यंत कठोर तथा बहुत कम वाष्पशील होती है। बिल्कुल सही है, ये तो रूम के टेम्परेचर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये सही बात है। विचार कर रहे हैं, अभी सही गलत ही पूछेगा, शायद पूछा है तो। डी ब्लॉक धातुओं का गलनांक बिंदु अत्यधिक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें NS इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ N-1D इलेक्ट्रॉनों में अंतराणविक धात्विक आबंध बनाने में भाग लेते। बिल्कुल, एटमाइजेशन एंथैल्पी, कर्णन एंथैल्पी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट कर्णन एंथैल्पी वेनेडियम की होती है, क्योंकि इन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी होगी, मजबूताई होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? क्योंकि NS और N-1D के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वन, तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात ये कह रहा है कि डी ब्लॉक धातु की न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्थाएं उस संकुल के साथ, ये तो सही बात है, उस संकुल के साथ क्या लिख रहा है? डी ब्लॉक धातु की न्यूनतम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अवस्था उस संकुल यौगिक में पाए जाते हैं जिसमें सिग्मा के साथ साथ पाईग्राई वाले गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल, देखो इसका बेस्ट उदाहरण बताऊं मैं, जैसे NiCO4 की बात करूं मैं, तो ये क्या करता है? Na के साथ CO, ये बॉन्ड बनाता थे बेक बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा, तो ये कौन सा जगह? पाई, ये देने वाला, ये ग्राई, ये बात कह रहा है। तो इसके साथ न्यूनतम, बिल्कुल, इस मेटल कार्बोनिल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आपको अक्सर शून्य है, तो ये बात भी एकदम से टकाटक सही है। थर्ड वन बात कौन सी कर रहा है? ये कह रहा है क्रोमियम 2+ ऑक्सी कारक है। देखो ये शब्द बड़े कंफ्यूजन करते हैं। ऑक्सी कारक वो होता है जिसका अपचयन हो, और अपचयन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अब देखो, क्रोमियम 2+ ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम प्लस आज तक ही नहीं बना, पढ़ा हो तो बताओ आपको। अक्सर ये तो पढ़ा है क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ में जाता है, बिल्कुल जाता है, क्रोमियम 3+ में जाता है, क्योंकि देखो इसको ऐसे याद कर लो ना, आपने इसी रिएक्शन पढ़ रखी है, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में इसका ऐसे Fe2+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cr3+ में बदलता है, लगभग क्या बदलता है? तो क्रोमियम 3+ ज्यादा स्टेबल है। अब क्रोमियम 3+ ज्यादा स्टेबल है, तो आपको दिखा रहा है क्रोमियम 2+ वाला 3+ में बदलेगा, तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है? ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। जबकि भाई साहब क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक। ये कथन गलत है भाई। A B C सही है, D गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ध्यान रखना क्या क्या सही है। A सही है, B सही है, C सही है, और D गलत है। आगे देखते हैं, लोहा चुंबकत्व है, बिल्कुल, फेरी मैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व की एक चरम सीमा, बिल्कुल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और उनका अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉन का वन ही डायरेक्शन में होगा, देन वही पैरामैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है ये। संक्रमण धातु तुलनात्मक रूप से छोटे आकार,
निम्न आयनिक आवेश और डी कक्षकों की अनुपलब्धता सरासर गलत बात। प्रेजेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसकी खास बात होती है। ठीक है, कि जिससे यहाँ संकुल यौगिक बनाते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, इस्पात तथा तनाव रहित इस्पात बनाने के लिए क्रोमियम, बेरिलियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और एमएन प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। तो दो गलत है इसके अंदर। कौन कौन सा? डी गलत है और एफ गलत है। डी और एफ नहीं आने चाहिए। असत्य पूछा है क्या? डी और एफ बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। लेंथ नाइट्रो की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3। बिल्कुल, लेंथ नाइट्रो की क्या, एक्टिनाइड्रो की भी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +3 ही है। ठीक है, Ce4+ श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 4d श्रेणी के तत्वों से कम होती है। सीरियम 4+ श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 4d श्रेणी के तत्वों से कम होती है। 4d श्रेणी देखिए 3d स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जाती है। ठीक है, और 4d इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक जाती है, यहां तक ठीक है। सीरियम 4+ इस यहां पर है। तत्वों की 4d श्रेणी तत्वों की आयनन ऊर्जा ये तो ज्यादा होती है भाई, कम नहीं होती। ये यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये पूछा क्या, कथन क्या पूछ रहा है वो बाद में देखेंगे। ये गड़बड़ है एक तो। ठीक है, 5d श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा, 5d श्रेणी, ये 3d 4d 5d वही चीज वापस आ रही है, ये वाली वापस आ रही है। 5d श्रेणी तत्वों की आयनन ऊर्जा उसके संगत डी ब्लॉक तत्वों से कम होती है, ना ज्यादा होती है। ये भी गड़बड़ है, ये दोनों सेम ही बात आ रही। बी और सी। एफ ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा, राइट, एफ ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा जो 4d 5d में, 4d सॉरी 5d और 6d में, एफ ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा उसके संगत डी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। डी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। एफ ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा उनके संगत, उनके जैसे ही डी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। एक सेकेंड, ये एफ ब्लॉक अपने पास आ गया यहाँ। लेंथन के बाद में सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक ये एफ ब्लॉक है, आगे ये डी ब्लॉक है। तो संगत का मतलब उनके जैसे। एफ ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना उनके संगत डी ब्लॉक तत्वों के आयनन ऊर्जा से कम होती है। भाई इधर जाओगे तो आयनन ऊर्जा का मान इनका बढ़ेगा, तो इनकी कम होती है। सही बात है। बी और सी गड़बड़ा है अभी तक तो। ठीक है, प्रारंभिक एक्टिनाइड बी और सी गलत है, बाकी के सही है। पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। प्रारंभिक एक्टिनाइडों का रसायन उनके संगत लेंथनाइडों की तुलना में अधिक जटिल है। बिल्कुल सी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, पीएमओएच की क्षारीय प्रकृति ल्यूटीशियम से अधिक है। देखिए ये लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, सॉरी घटती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो पीएम पहले आ गया, ल्यूटीशियम बाद में है, तो इसकी तो ज्यादा होनी चाहिए और उसकी कम होनी चाहिए। लालू, ठीक है, ल्यूटीशियम की क्षारीय प्रवृत्ति, पीएमओ की क्षारीय प्रवृत्ति एलयू से अधिक है। राइट बात है ये। तो अपने पास गलत क्या है? बी और सी। देखो कहीं ऑप्शन है क्या? बी और सी नहीं है, ये कह रहा सी और डी। एक सेकंड में देखता हूं, सी और डी। सीरियम 4+ श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 4d श्रेणी के तत्वों से कम होती है। C4+ की तो ज्यादा होगी भाई, बिल्कुल ज्यादा होगी। और 5d श्रेणी की ज्यादा होगी। ए ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा उसके संगत डी ब्लॉक तत्वों से कम होती है, नहीं होती, ज्यादा होती है। तो इसमें बी और सी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बी और सी ऑप्शन होना चाहिए, वरना इसमें स्टार लगेगा। इसमें बी और सी ऑप्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, चुंबकीय गुण के मान का सही क्रम है। चुंबकीय गुण का स्टूडेंट सीधी सी बात है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका चुंबकीय गुण का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें कहीं लिगेंड वगैरह सारे फैक्टर देखोगे। देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, चार ही दे रखे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो एक को सोल्व कर लेते हैं, फिर क्रम सेट कर लेंगे। एफी का परमाणु क्रमांक 26 होता है और ये -6 है, तो इसको -4 बचा तो Fe2+ है। 26 2+ पे आएगा तो इसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो 6 में से T2G और EG में जाएगा तो N का मान इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे भाई, इसका सबसे कम होगा। FeCN6 का सबसे कम होगा, सबसे कम ये रहा, ऑप्शन नहीं मिल गया। राइट, एक से 16, क्यों टाइम खराब करो भाई। आपसे चुंबकीय गुण का मान पूछा, सीधी सी बात। अब एक को तो टाइम बचा, तो डिटेल से समझा दो। मैंने कैसे सोल्व किया? Ap के साथ CN6 है और 4- है, तो इसमें मैं कहूंगा Ap के ऊपर 2+ ऑक्सीजन स्टेट होगी। इतना तो आता है अपने को।
अब इतना आता तो एपी का परमाणु क्रमांक 26 होता है, एपी का परमाणु क्रमांक 26 होता है, डी में 6 है, एस में 2 है, एपी को 2+ में कन्वर्ट करूं तो डी में क्या आ जाएगा 6। अब 6 आगे अपने पास ये लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब स्प्लिट करता है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कितने 0 है, जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होते हैं उसका चुंबकीय गुण का मान भी न्यूनतम होता है। तो एपीसीएन6 न्यूनतम है, तो चारों ऑप्शन सबसे लास्ट में ये दे रखा था राइट आंसर, समय नहीं लगेगा, सुपर फास्ट मोड से सोल्व करना है अपने को। निम्नलिखित में से लेंथ नोड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ो ना तो वहां क्या है कि आप भाई डिप्रेशन तो होता ही, एग्जाम का फोबिया थोड़ा बहुत तो बनता है, तो कहीं नहीं है ये पढ़ना रह जाएगा तो ऐसे ऐसे करते करते जो खतन पूछा ना उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना, ऐसे राउंड कर देना कि सही नहीं है या क्या पूछा है सही है सही नहीं है, ऐसे है ना, अच्छे से देख लेना। प्रोमीथियम जो कि मैन मेड है, रेडियोएक्टिव है, ओके। प्रोमीथियम के अतिरिक्त कोई तत्व रेडियो सक्रिय नहीं, बिल्कुल सही बात है ये रेडियो मैन मेड है, रेडियोएक्टिव लेंथेनाइड में ये ऑक्साजन नहीं बनाते, बिल्कुल लेंथेनाइड से ऑक्साजन नहीं बनाते, वो जो एक्टिनोड्स होते हैं वो ऑक्साजन बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ बंध बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, जैसे UO2 2+ ऐसे इनको कहते हैं ऑक्साजन। लेंथेनाइड यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं, अधिकतर त्रिदिनात्मक आयन रंगहीन होते हैं। आपको पता है शुरू वाला और लास्ट वाला जिसके एफ में 0 और एम में 14 है, इनको छोड़ करके सारे Ln3+ आयन क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, जबकि ये राइट आंसर नहीं है, चौथा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंधन समझौता उभयदंतक लिगेंड, ये अपन पढ़ चुके हैं, बंधन समझौता उभयदंतक लिगेंड युक्त उपसंयोजन तो पाई जाती है, सही बात है ये। उपसय समझौता में भिन्न धातु आयन, देखो ये आ गई वो बात जो अपन एक वो स्टार लगाया था ना आंसर की वाला वो आ गया। उपसय समझौते में भिन्न धातु आयन की धनायनिक तथा ऋणायनिक उपसंयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों का परिवर्तन होता है, सही बात है ये। अब सत्य पूछा गया, सत्य वो तो बाद में पता चलेगा। आयनन समझौता तब उत्पन्न होती है जब किसी संकुल में प्रतिआयन स्वयं एक संभावित लिगेंड, बिल्कुल यही तो होता है ना, ये प्रतिआयन है और ये लिगेंड है, ये लिगेंड तो प्रतिआयन बन जाएगा, प्रतिआयन खुद एक लिगेंड बन जाएगा, से एक संभावित लिगेंड तथा किसी लिगेंड का प्रतिस्थापित कर दे उसको प्रतिआयन बना सके, बिल्कुल ये प्रतिआयन बन गया, ये लिगेंड बन गया। ओके, तो एबीसी बीबीसी और सीबीसी फिलहाल। ज्यामितीय समझौता उन होमोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाओं को संभव हो। एक सेकंड, ज्यामितीय समझौता ठीक है, उन होमोलेप्टिक हो ही नहीं सकता। ज्यामितीय समझौता सिस ट्रांस कैसे देखोगे, समान है, तो होमोलेप्टिक में तो समान लिगेंड होते हैं जैसे, तो ये गलत कथन है, डी इज ए रॉन्ग आंसर। ए बी एक्सएल एम एबीसीडी प्रकार का है, ए बी सी डी जब होता है तो इसमें 2 तो सिस होते हैं और 1 ट्रांस होता है, 3 समझौता थे, एक के सामने बारी बारी रख के सोल्व करते हैं। अब पढ़ते हैं आगे क्या दे रखा है। एक दंतु लिगेंड, एक ही प्रकार के सूत्र वाले वर्ग समतुल्य संकुल में 3 ज्यामितीय समझौता, सही बात है अभी तक, तथा एक सिस और 2, देखो यहां 2 है, ये गड़बड़ कर दी, 2 सिस और 1 ट्रांस, ये तो ये गलत है, ठीक है। MA3B3 वो मर और फेशियल वाला आ रहा है, में अस्प्ले के संकुल में यदि एक ही लिगेंड के 3 निकटवर्ती दाता परमाणु एक ही फलक पर, ये कह रहा है इस प्रकार से, ये A और इधर B इनसे एक फलक पे तीनों समान है, इस फलक पे तीनों समान है, स्थित हो तो फलक ही बिल्कुल और डिफरेंट हो तो मर या रेखांशिक समझौता कहते हैं, ये सही बात है। डी और ई गलत चल रहा है अभी तक, और कथन देखते हैं ना। सत्य कथन है, सत्य कथन कहां तक थे, देखो ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, डी और ई दो गलत है, तो ए बी सी एफ कहीं है क्या, ए बी सी एफ बिल्कुल 2 इज ए राइट आंसर की बार सत्य पूछा है, असत्य होता तो डी और ई हो जाता। लीजिए चुंबकीय आघूर्ण का सही क्रम है CrH2 6 FeS2 6, वही तरीका, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने 1 या 2 का सोल्व कर लेना। देखो जिंक का तो आपको वैसे ही पता है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो डी में 10, एस में 2, Zn2+ है तो D10 जिसमें होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होगा, तो जिंक वाला तो न्यूनतम होगा, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, यहां तक ठीक। अब देखो इनमें से कोई एक को सोल्व कर लेते हैं, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो। अब चलो एक बार इसको सोल्व करें, Fe, तो Fe का परमाणु क्रमांक तो 26 होता है, 26 होता है, 3+ दे रखा है, 3+ दे रखा है
तो इसमें देखो डी में 6, एस में 2 होंगे, 3+ बनाओगे ना तो 2 ये जाएगा, एक इसका जाएगा D5 जिसके पास होते हैं उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जब ये है तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स। परमाणु क्रमांक 24 है, 3+ है, तो 24 वाले में D5 और S में 2 होते हैं, 3 ले जाओगे तो 2 ये गए, 1 ये गए, इसमें D में कितने आ जाएंगे, सॉरी S में 1 होता है और ये D में 3 आ जाएंगे। तो इसके तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 0। राइट आंसर। SO2 गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? SO2 गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। ये एक स्थायी विरंजक की भांति काम करता है, बिल्कुल रंग उड़ाने के काम आता है, सही बात है ये। SO2 गैस बनाने के लिए S अपने द्वितीय उत्तेजित अवस्था का उपयोग करता है। ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती क्या है जरा देखते हैं। तो देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 3s2 3p4 लिख सकता हूं मैं। यहां तक मैं सही, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे। तो देखो S के अंदर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, P के अंदर में इसके अंदर 1 2 3 4 ये रखूंगा, यहां तक ठीक। और इसके अंदर D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। अब देखो 2 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा तो ऑक्सीजन के साथ बंध तो ऐसे बनेगा ना, ऑक्सीजन के साथ बंध तो देखिए जरा ये वाला, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध बना लेगा, बना के नहीं बना। अब आपको सिर्फ बंध तो बना लिया, बट ये पाई बंध कैसे बनाएगा, ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो SO2 के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, SO2 में S और O डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, ये मामला होता है SO2 का। यहां तक ठीक है। तो देखो एक सिग्मा ये पाई और ये पाई, अब ये पाई नहीं बनेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इसको मैं प्रथम उत्तेजित अवस्था में लेके जाता हूं। प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब ये तो ग्राउंड स्टेट है, प्रथम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा स्तर में भेज दो। अब एक इलेक्ट्रॉन को मैं उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा स्तर में भेजूं तो जरा देखिए मेरे पास क्या स्थिति बनती है। मैंने इसको ऐसे करके इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया, 1 2, ये एक यहां रह गया, एक यहां रह गया। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अब होगा क्या कि इसमें देखो इसके साथ बंध बना लेगा ऑक्सीजन, एक इसके साथ बंध बना लेगा, और पाई बंध बनाने के लिए इसके संपार्श्व व्यापन करेगा ऐसे। बात समझ में आ गई? तो देखो अब एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 सिग्मा बन गए और 2 क्या बन गए, पाई। ऐसे बंध बनते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो ये पी कक्षक, ये पी कक्षक, पी पाई ये पी पाई और डी पाई, ये तो पी पाई ये पी पाई और डी पाई। पूछ क्या रहा है वो देखो, SO2 बनाने के लिए S अपने द्वितीय उत्तेजित अवस्था का उपयोग करता है ना, प्रथम उत्तेजित में गया, SO3 के अंदर द्वितीय करता है। तो ये बात गलत है, सही नहीं है ये सही है, ये सही नहीं है। यह एक पी पाई डी पाई, बिल्कुल पी पाई डी पाई है, और एक पी पाई है। देखो इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल ही है भाई। ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है ना, तो पी मानेंगे। इसका पी कक्षक, इसका पी कक्षक, इसका पी कक्षक, इसका ये डी कक्षक। तो इसमें एक पी पाई डी पाई और एक पी पाई तथा 2 सिग्मा, बिल्कुल 2 सिग्मा बंद रखता है। राइट बात है, एकदम से 100% राइट बात है। ये एक मिश्रित एनहाइड्राइड की तरह कार्य करता है। मिश्रित एनहाइड्राइड वो होता है जिसके अंदर जिस केंद्रीय परमाणु है वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करता हो। यहां तक ठीक है। तो ये मिश्रित एनहाइड्राइड की तरह कार्य नहीं करता है। तो अपने पास बी और डी ऑप्शन बन रहा है क्या, कहीं नहीं बन रहा है। बी और डी कहीं है क्या, कौन सा पूछा, सही नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। कहीं है क्या अपने पास ऑप्शन बी और डी, नहीं है, केवल सी। गलत बात, सी और डी सही नहीं है ना, गलत बात। तो इसके अंदर बी और डी कहीं है क्या, बी और डी ये पड़ा। ए और देखते हैं वापस से, सही नहीं है, ये पूछा है ना, बी और डी। ए और देखो, ये एक स्थायी विरंजक की बात, बिल्कुल रंग उड़ाने काम आता है, क्योंकि ये वो SO2 गैस को प्रवाहित करोगे, जैसे रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का गुलाबी रंग का विलेन, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करो तो वो रंगहीन विलेन हो जाता है। तो विरंजक का काम किया कि नहीं किया। तो इसके अंदर ऑप्शन है ना, सही नहीं है, पूछा है ना, सही नहीं, बी और डी बनना चाहिए। बी और डी नहीं है तो बनाओ, इसमें नहीं है तो ध्यान रख लेना, इसका ऑप्शन बनेगा बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट। निम्न से कौन सा असत्य है, बिल्कुल देखते हैं असत्य कौन सा है। बोरॉन ट्राइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड यानी कि B2O3 अम्लीय है, ठीक है,
और क्षारीय ऑक्साइड के साथ क्रिया कर धातु बोरेट बनाता है। बिल्कुल सही है। क्षारीय धातु ऑक्साइड जैसे मान लीजिए CO के साथ ये सोडियम मेटाबोरेट Na के साथ क्रिया करके कोबाल्ट के साथ बोरेट धातु रंग सॉरी एक स्पेशल कलर देता है, बोरेक्स बीड टेस्ट जिसका नाम दिया जाता है। सही बात है ये। एल्यूमिनियम और गैलियम ऑक्साइड उभयधर्मीय है, बिल्कुल उभयधर्मीय है, एम्पोटेरिक है। आपको पता है इसके अंदर आपने विक्ट्रिक होते सुन जनाबे अली सब पंजाबी ऐसा करते हैं, ठीक है। इंडियन और थेलियम ऑक्साइड क्षारीय है, सभी सही है, सभी आंसर सही है इसके तो, ठीक है। कार्बन परिवार के लिए सही खतरों की संख्या चुने, कार्बन को छोड़कर, ठीक है, कार्बन को छोड़कर कार्बन परिवार के अन्य सभी सदस्य सीधे क्रिया करके हेलाइड बनाते हैं। कार्बन परिवार के कार्बन को छोड़कर के अन्य हेलाइड बनाते हैं, ठीक है। वर्ग में नीचे जाने पर डाई हेलाइड के स्थायित्व में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। SN4Pb4Bi प्रवृत्ति आयनिक है, बिल्कुल, क्योंकि ये वो एकरी युग्म प्रभाव के कारण 2+ में जाना पसंद करते हैं सारे के सारे। और PbI4 मौजूद नहीं है, पाया जाता है ये वो उसके साथ बॉन्डिंग के कारण, हालांकि नेट पे रिपीट है। CCl4 का जल अपघटन नहीं किया जा सकता, सही बात है ये। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, पर से नहीं समझ में, आगे आगे टाइप क्या रहा है, 5 2 3 4 सही खतनों की संख्या चुनो, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। कार्बन को छोड़कर कार्बन परिवार के अन्य सभी सदस्य सीधे क्रिया करके हेलाइड बनाते हैं। कार्बन का छोटा आकार है, सीधा हेलाइड कार्बन नहीं बनाता, ये बात भी सही है। ये मौजूद नहीं होता भाई Pb, क्योंकि वो है ना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंडियम, थेलियम और Pb। तो इसमें क्या होता है, ये तो सारे सारे 4+ शो कर सकते हैं, ये हमेशा कौन सा आता है 2+, तो ये पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें एक खतन गलत हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 में से 4 खतन राइट आंसर हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते अधात्विक गुण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते अधात्विक गुणों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, आवर सारणी में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर से उधर जाओगे तो होगा क्या, इधर धातु है और जैसे उधर जाओ तो अधात्विक गुणधर्म बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब अपने को इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दो। देखो पीरियोडिक टेबल में अरेंज करोगे तो लिथियम यहाँ पाया जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पाया जाता है, उससे पहले कार्बन यहाँ पाया जाता है और बेरिलियम यहाँ पाया जाता है और एफ उधर पाया जाता है, ये क्रम तो बना। अब बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है कौन सा, अधातुओं का। लिथियम पहले देखो, बेरिलियम को बाद में देखो, फिर कार्बन को देखो, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन देखो, बन गया। ये द्वितीय आवर्त के तत्वों का क्रम पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लीय सामर्थ्य, ये थोड़ा सा भाई टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लेना। अम्लीय सामर्थ्य के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बस वही पीरियोडिक टेबल में जाना है, उन चीजों को कंसीडर करना है। अम्लीय सामर्थ्य में देखो कौन सा क्रम सही है, तो एसिड कब बनेगा, वही बात है। पीरियोडिक टेबल में जो इस तरफ वाले ऑक्साइड होंगे वो कम एसिडिक होंगे और इस तरफ वाले ऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक होंगे, ये तो कहना चाह रहा है। अब देखो एक तो दे रखा बोरोन, बोरोन तो यहां पर है। एक दे रखा आपको कैल्शियम, यहाँ है। एक इसके जस्ट नीचे क्या देगा, गैलियम, तो इधर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, समझ रहे हो आप लोग। भाई अम्लीय सामर्थ्य इधर से इधर जाओगे बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे बढ़ेगा, डाउन जाओ तो धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, है ना। तो बोरोन और गैलियम एक ही लाइन में दे दिए, बोरोन के गैलियम, ठीक है। जर्मेनियम, गैलियम के जस्ट आगे जर्मेनियम होता है, उधर ही बढ़ रहे हैं। और जर्मेनियम के आगे ऑर्सेनिक होता है, तो सीधा सिंपल सा दे दिया। कैल्शियम के आगे गैलियम देखो, गैलियम के आगे जर्मेनियम देखो, जर्मेनियम के आगे आर्सेनिक देखो, कहीं बैठ रहा है इसको। और उसके पहले अम्लीय सामर्थ्य में एक बोरोन भी लिया गया, बोरोन है क्या ऑप्शन में, इधर बोरोन, अच्छा अलग अलग दे दिए सारे, ओके ओके ओके, फिर तो दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा इसको। हाँ, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यहां तक ठीक। अम्लीय सामर्थ्य का कौन सा क्रम सही है, तो कैल्शियम से ज्यादा गैलियम है, बिल्कुल है। गैलियम से जर्मेनियम, आर्सेनिक, सही तो ये भी है। एक बार इनको भी पढ़ ले, क्या पता खाएं गड़बड़ हो जाए। बोरॉन, बोरॉन क्या क्या, बेरिलियम ना, बोरॉन इधर है, बेरिलियम इधर है, अम्लीय नहीं तो उभयधर्मी में होता है एसिडिक है, तो यही गड़बड़ हो गया। उसके बाद ये टेलोरियम दे रखा है, एंटीमनी, SN और IN, ये दे रखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, SN तो यहां आ गया Pb, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb,
बिस्मिथ। मतलब एसएन से ज्यादा एस बी है ना, वो एसिडिक होगा। एसएन से ज्यादा एस बी, जबकि ये कम कर रखा है, ये गड़बड़ हो गया यही। ठीक है। H2O से H2O से, ये तो उल्टा ही है, ये ऐसे होता तो सही होता, ये भी गलत है। राइट आंसर पहले होगा, मिल गया। ठीक है। बोराजीन, जिसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। देखो बोराजीन, बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन तीनों शब्द आते हैं। अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है जो X के 3 और तुल्यांक को Y के 6 तुल्यांक, मतलब 1:2 रेशियो में है। सबको पता है ये। 1:2 रेशियो में B2S6 को आप 2NH3 के साथ 1:2 रेशियो में इसको उच्च ताप पे गर्म करोगे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3S6 बनता है, और जिसकी क्रियाशीलता बेंजीन से ज्यादा होती है और स्थायित्व बेंजीन से कम होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसके अंदर राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, इसमें सिंपल सा, ये तो पी ब्लॉक पर से उठाया हुआ है। निम्नलिखित 3 कथनों को पढ़ लेंगे। सही विकल्प को चुने जहां टी का अर्थ सत्य और एफ का अर्थ है वो असत्य। बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा, बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है। देखो आयनन एंथैल्पी में आपको ट्रिक पढ़ाई थी ए आ, तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका जहां अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है अगले वाले कदम से। तो देखो लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये होता, तो ये भेदन प्रभाव के कारण इसकी ज्यादा हो जाती है। तो बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की कम। बोरोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है, बोरोन की कम है, बेरिलियम की ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू। ओके, बेरिलियम से कम होती है, बिल्कुल कम होती है। एपी की द्वितीय आयनन एंथैल्पी एमएन से कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा। एपी की द्वितीय आयनन एंथैल्पी, देखो एपी का परमाणु क्रमांक होता है 26, प्रथम आयनन एंथैल्पी होते ही इसके अंदर क्या हो जाएगा 3D में 6, 4s में 1। अब इसको इसमें Ap2+ में बदलोगे ना तो ये 4s 0 हो जाएगा और 3D 6 रह जाएगा। एक तो ये तो ऐसा है, Mn से कम होते। अब देखो एक भी कॉन्सेप्ट और लागू होता है। प्रथम आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, द्वितीय और तृतीय में हमेशा क्रमबद्धता देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं रहेगा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जिसका उधर जाओगे उसकी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होगा, चाहे विन्यास कुछ भी हो। द्वितीय और तृतीय में, प्रथम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना आपको। तो इसको देखो, इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको। एपी और एमएन की लोकेशन देखो, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एपी। तो एपी आगे गया कि नहीं गया, तो ये 2+2+ में एपी की हमेशा ज्यादा होगी। एपी की द्वितीय आयनन एंथैल्पी एमएन से कम होती है, ना ज्यादा होती है, ये फॉल्स है, गलत है। सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी आवर्त के अनुदिश बढ़ती है, हाँ सामान्यतः बढ़ती है, एक दो जगह फ्लक्चुएशन होता है, सही बात है। आपको टीएफटी जहां पर भी दिखे वो राइट आंसर है, टीएफटी ये रहा। ओके, Cl2 cold and dilute NaOH, hot and concentrate NaOH to form NaCl, ये कई बार रिएक्शन में आया भाभी है, सीधा सीधा याद करना होता है। एक तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का उदाहरण है, मतलब विषमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोल्ड NaOH में ये क्या करता है, NaCl बनाता है और NaOCl बनाता है, और हॉट गर्म और सांद्र NaOH के साथ ये बनाता है NaClO3 ये बनाता है। चेक कर लो जरा कौन सा है, NaClO NaClO3 भी बनाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत, हालांकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आता बहुत ज्यादा है। अणु प्रजातियों को उनके गुणों में मिलान करे। यस, अब देखो इसमें ना मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, ये मल्टीपल गुण मिलाने हैं आपको इसमें, जैसे P, Q, T ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने को क्या डिटेल से पढ़ना पड़ेगा इसको। देखो पहला गुण क्या बता रहा है, ये कह रहा है AlBr3, एल्यूमिनियम के साथ 3 Br लगा रखे हैं ऐसे। ओके, इसका द्विध्रुव गुण शून्य, बिल्कुल इस भाई ये तो भाई एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो NH2Np1 हो जाएगा। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ जाएगा, तो ये तीनों समान रूप से sp2 संकर्ण है, समतली स्ट्रक्चर है, तो इसका द्विध्रुव गुण शून्य है, इस पे P लागू होगा। यह समतली है, sp2 वाले समतली है, Q भी लागू होगा। अणु का केंद्रीय परमाणु sp3 नहीं sp2 है, तो इस पे R लागू नहीं होगा, इस पर R लागू नहीं होगा। यह असमतली, ये भी लागू नहीं होगा। अधिकतम 4 परमाणु एक ही तल में उपस्थित है, देखो 1, 2, 3 और 4 चारों एक ही तल में, तो इस पर ये लागू हो रहा है T, तो इस पे तो PQT देख लेना,
कि इस प्रकार से सोल्व करना है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्शन में इसीलिए है कि बच्चों को समझने से सोल्व कैसे करना है, तो इस पे 3 लागू होते हैं ऐसे। हालांकि इतने लेंथी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि आपके आएंगे, फिर भी पढ़ना है अपने को। दूसरा ClF3 की बात करें, ऐसे ClF3 की बात कर लेना। ClF3 में केंद्रीय परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 3 F के हैं, तो 7+3 यानी कि 10/2 यानी कि 5 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये टी शेप होता है, ऐसे Cl और F, ये ऐसे टी शेप होता है, जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं और इसको ऐसे 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 करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका द्विध्रुव आगुण शून्य है, इसका शून्य नहीं है भाई, इसका शून्य नहीं, क्योंकि क्रॉस बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसका सदिश योग 0 नहीं बन रहा है, इसका द्विध्रुव आगुण शून्य नहीं है। आपसे मिलान करना है तो पी गुणधर्म इसके पास नहीं होगा, समतलीय एक तल में भी नहीं है, ये गुणधर्म भी नहीं है इसके पास। अणु का केंद्रीय परमाणु sp3 भी नहीं है, sp3d है, असमतलीय अणु है, s है। अधिकतम 4 परमाणु एक ही तल में उपस्थित, 1 2 3 4 परमाणु उपस्थित हैं। अब देखो इसमें एक चीज आप और सोच सकते हो कि समतलीय असमतलीय बात होगी, केंद्रीय परमाणु संकरण है नहीं, द्विध्रुव आगुण शून्य नहीं है, तो इसमें s और t, इसके दो गुणधर्म भी देखने। ICl4 के बारे में चर्चा करें तो ICl4 में वही चीज है, I के साथ Cl4 एक माइनस, संकरण पहले सोल्व कर लेते हैं। 7 और 4 11 और माइनस है तो प्लस का 1 12, 12 का अंक आ जाएगा 6, संकरण आ जाएगा इसका sp3d2। ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में I के साथ Cl 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 और Cl, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे, ये ऐसा होता है। ओके, अब चर्चा करते हैं, इसका द्विध्रुव आगुण शून्य है, बिल्कुल ये क्रॉस बैलेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे P लागू होता है। ओके, उसका समतलीय, ये समतलीय, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं करोगे तो समतलीय, ठीक है, क्यों ले सकते हो। अणु का केंद्रीय परमाणु sp3 है नहीं, sp3d2 है, असमतलीय, तो इनमें से कोई एक ही आना है। अधिकतम 4 परमाणु एक तल में, इसमें तो 1 2 3 4 5 है, तो ये लागू नहीं, इस पे P और Q लागू होगा। PCl2F5, ये वो वही है जो आप PCl5 को पढ़ते हो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाया है। PCl5 आप जानते हो इसका संकरण sp3d होता है, ज्यादा समझाने की नहीं, TBP स्ट्रक्चर होती है। अब देखो द्विध्रुव आगुण शून्य है तो शून्य नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, या उसको शून्य देखो ऐसे हो सकता है, ये F अजय F अजय F अजय Cl अजय Cl अजय, तो ये नीचे वाले क्रॉस बैलेंस ही करो, बिल्कुल शून्य माना जाएगा भाई इसका, तो इसका द्विध्रुव आगुण शून्य P है। समतलीय नहीं है, अणु का केंद्र sp3 भी नहीं है, असमतलीय s है। अधिकतम 4 परमाणु एक ही तल में है, तो इसका कोई भी एक तल लोगे, ये तल लो तो 1 2 3 4, अधिकतम 4 परमाणु एक तल में, एक तल की बता रहा तो एक तल में 4 है बिल्कुल इसके, तो ये pst होगा, ये pq होगा, st होगा, pyq pqt होगा, ऐसा जो मिल जाए वो उसका आंसर होगा। यदि नहीं है तो आप उसको मान लेना कि इसमें करेक्शन करके इतना बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत का निर्माण होता है। देखो ओजोन परत है, ये पृथ्वी के लगभग 18 किलोमीटर तक का एरिया है, वो क्षोभ मंडल होता है, टेक्सोस्फेयर होता है, और उसके ऊपर ओजोन है, ये समताप मंडल में होती है। समताप मंडल में ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में ये ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन निर्माण इसलिए होता है कि वहां एक वो साइलेंट अपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पढ़ते हैं ना, नीरव विद्युत विसर्जन ओजोनाइजर में, उसके जैसा टेम्परेचर वहां पर मिलता है, इसलिए। तो ये बातें देखनी है। पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस से, प्रकाश की उपस्थिति वायुमंडलीय, सॉरी ये तो पराबैंगनी विकिरणों ग्रहण करता है, ये प्रकाश की H2 की उपस्थिति में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस से, फ्रियोन की उपस्थिति में ना टूटता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में टूटता है, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, प्रकाश की उपस्थिति वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ओके, और उसके बाद एथेनॉल के, ये अपने फिजिकल का आ गया, मनीष सर का आ गया। ओके, तो आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का जो माइनर शेष रहे वो नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। थैंक यू।